डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 17। तो ये मोबाइल देख रहे हो? इसमें तुम्हारे छरहरे बदन की जो तस्वीर है वो स्कूल की हर लड़की के मोबाइल पर होगी, समझे? नायरा ने अपना मोबाइल दिखाते हुए कहा। ब्लैकमेलर हो तुम, साहित्य ने गुस्से में कहा। नायरा साहित्य की बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, प्यार से बात समझ जाओ तो तुम्हें ब्लैकमेल करने की जरूरत न पड़े। मगर प्यार की भाषा तुम समझते कहाँ हो? बोल वो अपना मोबाइल से खेलने लगी। ठीक है, नहीं बताऊंगा, जो करना हो करो, मुझे क्या? साहित्य मन मार कर बोला। गुड बॉय, लाओ अपना टिफिन दे दो, आखिर मुझे ही ले जाना है और मुझे ही धोना है। नायरा ने टिफिन बॉक्स लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया। साहित्य ने टिफिन बॉक्स बंद किया और नायरा के हाथ में थमा दिया। उसके बाद वो एक पल भी वहां नहीं रुका, फौरन गुस्से में उठकर चला गया। नायरा कुछ देर तक उसे जाते हुए देखती रही, फिर उठकर घुंघरू के पास आ गई। उसके आते ही घुंघरू ने आंखें छोटी करते पूछा, इतनी देर क्या बात कर रही थी उससे? नायरा ने उसके कंधे पे हाथ डालते कहा, कुछ नहीं, बस उसे समझा रही थी कि घर में मेरे खिलाफ कान न भरे। मामाजी ने उसे मुझ पर नजर रखने को कहा है और मोटू मल जाके मेरे सारी कारनामे बता दिया, तो इसलिए अच्छे से समझा कर आए हूँ। हाँ यार, वो तो हमारी सारी बातें घर पर बता देगा, उसे किसी तरह घर से भगाने का जुगाड़ करना। घुंघरू घबराते हुए बोली, जरूरत नहीं है, ऐसा जुगाड़ है मेरे पास कि वो कभी कुछ नहीं उगलेगा। नायरा अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए बोली। सच्ची? घुंघरू ने डाउट से पूछा। मुच्ची, नायरा कॉन्फिडेंस से बोली और उसके साथ निकल गई। लंच टाइम ओवर होने वाला था। नायरा और घुंघरू पानी पीकर क्लासरूम की तरफ जाने लगी। अपनी क्लास में घुसने के पहले नायरा ने एक बार फिर साहित्य की क्लास में झांक कर देखा। उसे फिर साजन सोनी से बातें करता दिखाई पड़ा। नायरा को तेज गुस्सा आने लगा और वो जल भूनकर राख हो गई। साहित्य को सोनी से बात करता देखकर नायरा का पारा चढ़ गया और वह गुस्से में बड़बड़ाए, ये सोनी साहित्य पर डोरे क्यों डाल रही है? तुझे क्या फर्क पड़ता है? घुंघरू साहित्य और सोनी को देखकर बोली। तुझे पता है कि सोनी कैसी लड़की है? अब साहित्य हमारा किराएदार है तो उसे उसके चंगुल से बचाना पड़ेगा ना? नायरा भोलेपन से बोली, मगर उसकी नज़र अब भी साहित्य और सोनी पर ही थी। घुंघरू बचपन से ही सोनी के साथ पढ़ी थी, इसलिए सोनी को अच्छी तरह से जानती थी। वो नायरा को सोनी के इरादे बताते हुए बोली, साहित्य पढ़ने में होशियार है नायरा, इसलिए सोनी उसके आगे पीछे घूम रही है, वरना वो हीरोइन साहित्य जैसे लड़के को भाव देगी। इम्पॉसिबल। जो भी हो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये साहित्य के आसपास मधुमक्खी की तरह डोले। नायरा सोनी को घूरते हुए बोली। नायरा, घुंघरू ने नायरा की आंखों में झांकते हुए कहा, मानो नायरा की आंखों में उसके दिल का हाल पढ़ना चाहती हो। घुंघरू को खुद को इस तरह देखता पाकर नायरा उसका हाथ खींचकर बोली, चल, और उसे खींचकर क्लास में ले गई। क्लासेस का जो सिलसिला शुरू हुआ तो सीधे शाम को ही थमा। आखिरी क्लास खत्म होते ही नायरा घुंघरू को लेकर जल्दी जल्दी साइकिल स्टैंड पर पहुंची। उसके होठों पर मुस्कुराहट चमक रही थी और हाथ में एक कील। घुंघरू हैरान थी कि नायरा क्या करने वाली है। वह कुछ पूछ पाती उसके पहले ही नायरा ने कील अपनी साइकिल के पिछले टायर पर चुभा दी। ये देखकर घुंघरू चीखते हुए बोली, नायरा, ये क्या कर दिया? पागल हो गई है क्या? दिमाग तो ठिकाने पर है ना? साइकिल क्यों पंक्चर किया तूने? देखती जा आगे क्या होता है। नायरा ने अपनी शर्ट का कॉलर उचकाकर एक गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसके बाद दोनों साइकिल के करियर में बैग फंसाकर साइकिल का हैंडल हाथों में थामे पैदल पैदल ही स्कूल से बाहर निकली। घुंघरू को समझ नहीं आ रहा था कि नायरा क्या करने वाली है। वो परेशानी भरे अंदाज में बोली, नायरा, क्या कर दिया तूने? आज मुझे जल्दी घर पहुंचना था यार, मम्मी के साथ मार्केट जाना है, तेरे चक्कर में लेट हो जाऊंगी। तू जल्दी चले जाना, मैं पंचर बनवाकर आ जाऊंगी। नायरा ने बड़े ही आराम से जवाब दिया। अकेले? घुंघरू ने हैरानी से पूछा। अरे नहीं, हमारा समाजसेवक किराएदार कब काम आएगा? नायरा के होठों पर एक शैतानी मुस्कान नाच रही थी। पता नहीं तेरे खुराफाती दिमाग में क्या क्या खुराफात चलती रहती थी। तुझे जो करना है कर, मैं जा रही हूँ। बोल घुंघरू साइकिल चलाते आगे निकलने को हुई कि तभी नायरा उसका हाथ पकड़ रोक देती है। 5 मिनट रुक जा,
चाट खाकर चली जाना। नैना चाट के ठेले की तरफ इशारा करके बोली, पर तूने तो कहा था कि आज से तू डाइटिंग पर है और अभी तुझे चाट खानी है। हैरान घुंघरू बोली, डाइटिंग पर हूँ, उपवास पर नहीं, समझी? चल अब जल्दी कर, कहकर नायरा के चाट ठेले के एक किनारे साइकिल खड़ी कर दी और चाट ठेले वाले भैया से बोली, भैया 2 चाट देना, तीखा वाला नींबू मार के। बोलते ही नायरा के मुंह में पानी आ गया था। घुंघरू भी साइकिल किनारे लगाकर नायरा का पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर में दोनों के हाथ में चाट की प्लेट्स थीं। दोनों चाट खाने लगी। नायरा धीरे धीरे चाट खा रही थी। उसका ध्यान चाट खाने से ज्यादा स्कूल गेट से निकलने वाले लड़के लड़कियों पर था। वही घुंघरू फटाफट चाट खाए जा रही थी। 5 मिनट में ही उसने चाट की प्लेट खाली कर दी और एक किनारे रखते हुए नायरा से बोली, मैं जा रही हूँ नायरा। लेट हुई तो घर में मम्मी की डांट सुननी पड़ेगी। नायरा फिर एक नज़र घुंघरू को देख चाट खाते बोली, ठीक है बाय, ध्यान से जाना। घुंघरू भी नायरा को आंखें दिखाते हुए बोली, बाय। जो भी शैतानी तेरे दिमाग में चल रही जल्दी करके घर चली आ, शाम ढलने वाली है, समझी? घुंघरू साइकिल पर आगे चली गई। नायरा वहीं खड़ी रही और उसकी नज़र स्कूल गेट पर ही टिकी हुई थी, जैसे वो किसका इंतजार कर रही हो। कुछ देर बाद साहित्य साइकिल चलाता हुआ गेट से बाहर निकला। उसे देखकर नायरा की आंखों में चमक आ गई और तेज आवाज में चिल्लाई, साहित्य सुनो ना, रुको तो जरा। नायरा की आवाज सुन साहित्य ने झटके से साइकिल की ब्रेक लगाए और रुक गया और मन में बोल पड़ा, अब क्या करने वाली है ये, पूरी की पूरी आफत है ये लड़की। नायरा दौड़कर उसके पास गई। साहित्य एक पांव का पंजा जमीन पर टिकाकर साइकिल की सीट पर ही बैठा हुआ था और नायरा से पूछा, क्या है, क्या काम है? साहित्य, मेरी साइकिल पंचर हो गई। साइकिल के पंचर टायर की तरफ इशारा करके नायरा बोली। नायरा फिर से टॉन्ट मरते बोली, तुम इतने बड़े समाज सेवक हो, साइकिल की चैन चढ़ाना आता है तो ये भी कर दो, मेरी हेल्प नहीं करोगे? साहित्य ने पंचर साइकिल पर एक नज़र डाली, फिर अपने पैंट के जेब में हाथ डालकर 50 रुपए का नोट बाहर निकाला और उसे नायरा के हाथ में थमा कर बोला, पंचर बनवा लेना और घर चली जाना। नायरा का चेहरा गुस्से गुब्रे के जैसा फूल गया और लाल हो गया। वो कुछ कह पाती उसके पहले ही एक बाइक आकर उनके पास रुकी। उसे लकी चला रहा था। नायरा की पंचर साइकिल देखकर वो बोला, साइकिल पंचर हो गई क्या? साइकिल यहीं छोड़, चल बाइक पर बैठ, तुझे घर छोड़ देता हूँ। लकी को देखकर साहित्य ने साइकिल आगे बढ़ा दी और चला गया। नायरा ने जाते हुए साहित्य को देखा, फिर लकी से बोली, तू अपना रास्ता नाप, समझा? लकी ने कंधे उचकाए और कहा, मेरे बाइक की पिछली सीट तेरे लिए ही फिक्स है, आज नहीं तो कल तुझे बैठना ही पड़ेगा, समझी? नायरा कुछ जवाब दे पाती उसके पहले ही लकी एक्सीलेटर बढ़ाकर वहां से निकल गया। नायरा ने साहित्य का दिया 50 का नोट देखा और गुस्से से पैर पटकते हुए बड़बड़ाई, मोटू मल घसीटा राम, देख लूंगी तुझे, इसका जवाब तुम्हें देकर रहूंगी। अब नायरा पास कोई चारा नहीं था। वह साइकिल घसीटते हुए स्कूल के पास की साइकिल रिपेयरिंग शॉप पर पहुंची और वहां साइकिल रिपेयरिंग वाले भैया से बोली, भैया जल्दी से पंचर बना दो। बेटिया, शॉप बंद कर रहा हूँ, साइकिल छोड़नी पड़ेगी, कल ले जाना। साइकिल रिपेयरिंग वाले भैया ने कहा, प्लीज भैया बना दो ना, बिना साइकिल के कैसे घर जाऊंगी? नायरा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बना देता बिटिया, पर बेटे की तबीयत खराब हो गई है, घर जाना जरूरी है, या तो साइकिल छोड़ दो या दूसरी जगह से बनवा लो, पंचर बनाने वाले भैया ने कहा और वहां से निकल गया। वहां आसपास कोई दूसरी साइकिल रिपेयरिंग शॉप नहीं थी। मन मारकर नैना को साइकिल वहीं पर छोड़नी पड़ी। धीरे धीरे शाम ढल रही थी। स्कूल के स्टूडेंट्स भी तब तक जा चुके थे। किसी से लिफ्ट मांगने की कोई गुंजाइश नहीं थी। रिक्शा और ऑटो भी इस वक्त खाली नहीं मिलते थे, क्योंकि सब बंधे बंधाए स्कूल के बच्चों को छोड़ने जाया करते थे। नायरा पीठ पर स्कूल बैग लटकाए खुद को कोसते हुए, पागल है तू नायरा, अपनी ही पैरों पर कुल्हाड़ी मरना कोई तुझसे सीखे, और पैदल पैदल चली जा रही थी। आसमान की रंगत अब धीरे धीरे धुंधले अंधेरे में बदलने लगी थी। नायरा अपने आप को कोसते पैदल चल ही रही थी कि तभी अकेली लड़की को देखकर मनचले सड़क छाप बाइक सवार आवरे आशिक उसके आसपास मंडराने लगे। नायरा को अब डर लगने लगा और वो अपना सिर झुकाए आगे बढ़ती रही। कब तक इन नाजुक पैरों पर जुल्म करोगी? कहाँ जाना है जाने मन, बोलो ना, हम तुम्हें छोड़ देंगे, क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? एक मवाली टाइप बाइक सवार लड़के ने नायरा के पास से गुजरते कहा। नायरा को अब काफी डर लगने लगा था। वहां आसपास उसे कोई नजर भी नहीं आ रहा था और वो लड़के उसे पास से आते हुए छेड़ रहे थे।
नायरा उनसे उलझना नहीं चाहती थी क्योंकि वो 4-5 लड़के थे, इसलिए उसे सोचा चुपचाप आगे बढ़ने में ही भलाई है। एक लड़के ने नायरा के सामने से आते हुए बाइक रोक दी और उसे देखते हुए बेशर्मी से बोला, अरे बेबी, कुछ बोलो तो हम हेल्प कर देंगे तुम्हारी। नायरा ने घूर कर उसे देखा तो वह घिनौनी मुस्कान फेंक कर बोला, क्या नशीली औंखें हैं? नशा चढ़ गया मुझ पर। नायरा का अब पर चढ़ने लगा था। वो दांत पीसते बोली, थप्पड़ पड़ेगा तो सारा नशा उतर जाएगा, समझा? नायरा का सब्र तब तक जवाब दे चुका था। एक लड़के ने नायरा की बात सुन बेशर्म से अपना गाल आगे कर दिया और बोला, मारना मेरी जान। नायरा ने गुस्से में अपना हाथ उसकी गाल की ओर ले ही रही थी कि तभी उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़, बदतमीज कहे के। नायरा उसकी पकड़ छुड़ाने के लिए कसमसाने लगी और लड़के के होंठ उसकी नाजुक उंगलियों की तरफ झुकने लगे। नायरा ने अब डर से अपनी आंखें बंद कर लिया, वो कांप रही थी। नायरा को अब डर से पसीने छूटने लगे थी, उसकी उंगलियां छटपटा रही थी। उस मवाली लड़के के दोस्त हंसे जा रहे थे और उसके होंठ नायरा की उंगलियों की ओर बढ़े चले जा रहे थे। उस आवारा लड़के होंठ बस नायरा की उंगलियों को छूने ही वाले थे कि किसी ने नायरा का हाथ पकड़कर खींच लिया और उस लड़के की पकड़ से आज़ाद कर दिया। नायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन है। उसने ने सिर घुमाकर देखा तो उसकी आंखों में हल्की आंसू आ गई। सामने साहित्य था। उसने नायरा का हाथ पकड़े साइकिल पर बैठा था। साहित्य ने उस आवारा मवाली लड़के और उसके दोस्तों को घूर कर नायरा से कहा, लेने आया हूँ तुम्हें, घर जल्दी चलो। साहित्य ने नायरा से अपने साइकिल के आगे सीट पर इशारा करते कहा, चली जल्दी बैठो, घर चलना है। नायरा साहित्य की साइकिल में सामने की तरफ बैठ गई और साहित्य ने साइकिल बढ़ा दी। फिर वो लड़के अपने एक के दोस्त से बोला, वो तो उसके साथ फुर हो गई, अब क्या, कोई और चिड़िया देखते हैं। वो लड़का बोला और अपनी बाइक घुमा ली। साहित्य और नायरा खामोशी से साइकिल पर बैठे घर की तरफ जा रहे थे। रास्ता लंबा था। कुछ देर बाद नायरा को ये खामोशी चुभने लगी। नायरा धीरे से बोल ही पड़ी, एंट्री तो हीरो की तरह मारी थी। मुझे तो लगा था कि उनकी पिटाई भी करोगे। आज झगड़ा करता और वो लोग तुम्हें हमेशा के लिए परेशान करने पीछे पड़ जाते तो। साहित्य ठंडे भाव से बोला, वो तो अब भी पढ़ सकते हैं। नायरा ने झट से जवाब दिया, नहीं पढ़ेंगे, अब से रोज मैं तुम्हारे साथ ही स्कूल से घर आऊंगा, तुम्हें अकेले आने की कोई जरूरत नहीं। साहित्य ने बड़ी ही शांति से कहा और साइकिल चलाते आगे देखने लगा। नायरा की नजरें सिर्फ साहित्य पर ही थी। एपिसोड 18। नायरा को साहित्य की बातें सुनते ही उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान खिलने लगी। आज का दिन नायरा के लिए अच्छा नहीं रहा। वो पूरे दिन सोनी से जलती रही और शाम को ये गुंडे लड़कों का हादसा। मगर साहित्य का अपने लिए फिक्रमंद होने का एहसास उसे एक अजीब सी खुशी दे रहा था। कोई आपकी फिक्र करे, ये एहसास दिल को सुकून देता है, शायद इसलिए कि इस एहसास के साथ आप किसी के लिए खास हो जाते हैं। और टीनेज में ये एहसास काफ़ी खास होता है। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है साजन? नायरा ने प्यार से पूछा। नहीं, मुझे क्यों फिक्र होगी तुम्हारी? साहित्य ने दो टूक जवाब दिया। अगर फिक्र नहीं है तो हेल्प क्योंकि मेरी? नायरा अपना आईब्रो राइज करते बोली, समाज सेवक हूँ ना और तुम्हारा किराएदार भी तो हूँ। साहित्य ने आगे देखते जवाब दिया। साहित्य के इस जवाब पर नायरा चिढ़कर बोली, मेरी जगह सोनी होती तो तुम उन लड़कों को पीट पीट कर उनका कचूमर निकाल देते हैं ना। साहित्य ने नायरा की बात सुनकर झट से पूछा, तुम सोनी के पीछे क्यों पड़ी हो? मैं उसके पीछे नहीं पड़ी, वो तुम्हारे पीछे पड़ गई है, बिल्कुल मधुमक्खी की तरह तुम्हारे आसपास ही डोलती है और तुम भी उससे काफी हंस हंस के बात करते हो। नायरा ने गुस्से में दांत पीसते कहा, क्लासमेट है मेरी और क्लास की सारी लड़कियों में वही मुझसे सबसे अच्छे से बात करती है और मुझे तंग भी नहीं करती। साहित्य ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा, मैं भी तो तुमसे अच्छे से बात करती हूँ, मैंने कब तुम्हें तंग किया? नायरा ने मासूमियत से कहा और पलटकर साहित्य को देखने लगी। साहित्य का ध्यान रास्ते से हटकर नैना की बड़ी बड़ी आंखों की तरफ गया। करीब से नायरा की आंखें बेहद खूबसूरत लग रही थी। आंखें ही क्या, नायरा के चेहरे की हर बनावट बेहद खूबसूरत लग रही थी। साहित्य ध्यान से उसे देखता ही रह गया। नायरा ने धीरे से अपनी पलकें झपकाए और गहरी सांस भरकर बोली, करती हूं ना तुमसे अच्छे से बात साहित्य। नायरा की सांसें साहित्य के गालों से टकराए और उसे मानो 440 वोल्ट का झटका लगा। उसके हाथ पांव झनझना गए। हाथ की पकड़ साइकिल के हैंडल से छूटी, पैर पैडल से फिसला। साहित्य का साइकिल से बैलेंस बिगड़ा और दोनों सड़क किनारे कीचड़ में जा गिरे। क्या है साहित्य, क्या किया तुमने? साइकिल चलानी भी नहीं आती तुम्हें?
गिरा दिया ना, हो गए मेरे कपड़े गंदे, मामी डांटेगी मुझे। झंझलाते हुए नायरा साहित्य को घूरते बोली और अपना स्कूल यूनिफॉर्म साफ करने लगी। दोनों घर के काफी पास पहुंच चुके थे। अगले मोड़ पर ही घर था। नायरा कपड़े झाड़ते साहित्य पर चिढ़ते हुए घर की तरफ भाग गई। साहित्य धीरे से खड़ा हुआ और साइकिल उठाकर अपना स्कूल यूनिफॉर्म साफ करने लगा, लेकिन वे कीचड़ से बुरी तरह सन चुके थे। साइकिल थामे वो पैदल ही घर की तरफ बढ़ने लगा, ये सोचते हुए कि आखिर उसे हुआ क्या था, उसका बैलेंस कैसे बिगड़ा। साहित्य घर पहुंचकर गेट के पास साइकिल को खड़ा किया और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। पर जाते वक्त उसे रमा और नायरा की बातें सुनाई दी और नायरा को कहता सुना कि को कहीं और ध्यान देकर चल रही थी और पैर फिसलकर कीचड़ में गिर गई। नायरा ने आवारा लड़कों के साथ हुई हादसे को रमा से छुपा गई ताकि वो परेशान न हो। जिस पर रमा ने उसे पूछा, ठीक से चलना चाहिए ना नायरा, कहीं चोट तो नहीं आया तुम्हें? नायरा का जवाब साहित्य नहीं सुन पाया, शायद वो अपने कमरे में जा चुकी थी। साहित्य मन में ही सोचने लगा, मैं उससे पूछा ही नहीं, कहीं उससे चोट तो नहीं आई। शायद नहीं, वरना वो जरूर चिल्लम चिल्ली करती। पर साहित्य का मन नहीं मान रहा था और ऊपर चला गया। साहित्य कमरे में पहुंचकर जब वो शीशे के सामने खड़ा हुआ तो उसे कुछ एहसास होने लगे। उसे नायरा का चेहरा, उसकी आंखें और वो सांसें जिसके वजह से वो गिरा, ये सब उसके दिमाग में फिल्मी रील की तरह चलने लगे। वो खामोशी से यूं ही खड़ा उस एहसास को समझने की कोशिश करने लगा, मगर समझ नहीं पाया। कच्ची उम्र का पहला एहसास समझ के दायरे से बाहर जरूर होता है, पर दिल के दायरे में सिमटकर वक्त के हर दायरे को पार करता हुआ यूं बना रहता है मानो कल ही आपको छू कर गया हो। और इस एहसास से हर कोई गुजरता है, जिससे हम क्रश, फर्स्ट लव कहते हैं। पर साहित्य को ये समझ नहीं आ रहा था। फ्लैशबैक एंड ट्रैफिक में जोर से हॉर्न बजने के कारण साहित्य हकीकत में वापस आया। कार ड्राइव करते साहित्य को आज फिर वो एहसास रह रहकर छू रहा था। वो पहला एहसास जो खास न होकर भी खास बन गया था। मार्केट में सजी दुकानों को पार करती साहित्य की कार के आगे एकदम से बाइक पास हो गई, जिसके कारण उसने झट से ब्रेक लगाया और कार रोक दी। साहित्य जैसे ही कार स्टार्ट करने को हुआ, उसकी नज़र एक गिफ्ट शॉप में लगी पेंटिंग पर ठहर गई। कांच के पार डिस्प्ले में लगी पेंटिंग उसे अपनी तरफ खींच रही थी। साइकिल चलाते लड़के और उसके साथ सामने बैठी लड़की की खुशगवार पेंटिंग साहित्य को उन बीते दिनों को याद दिला रही थी। उसे नायरा के लिए गिफ्ट मिल गया था। वो शॉप में गया और एक नज़र पेंटिंग को नज़दीक से देखा, उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गया। फिर साहित्य ने वो पेंटिंग खरीद लिया और उस पेंटिंग को अच्छे से गिफ्ट रैप पैक करा लिया। उधर नायरा और घुंघरू पुरानी बातों को याद करते करते बातों में लगी हुई थी। जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे वो नायरा, वैसे दिन फिर कभी आए ही नहीं। जिंदगी की धारा में वो मस्तियाँ, वो हंसी, वो खुशी जाने कहाँ बह गई यार। कहते हुए घुंघरू का गला भर आया और उसकी आंखें नम हो गई। नायरा जब से घुंघरू से मिली थी, उसे उसकी आंखों में एक उदासी नजर आ रही थी, जो होठों पर आती मुस्कान भी छुपा नहीं पा रही थी। तू ठीक तो है ना घुंघरू, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नायरा ने बेहद अपनेपन से उसका हाथ पकड़कर पूछा। हाँ, क्या हुआ है? मुझे ठीक तो हूँ, घुंघरू खुद को संभाल कर बोली। उदास सी लग रही है तू। अंकल आंटी ठीक है ना? नायरा उसकी आंखों में ध्यान से देखते हुए पूछा, मानो वो उसकी आंखें पढ़ने की कोशिश कर रही हो। सब ठीक है यार, बस थक सी गई हूँ, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है, घुंघरू ने कहा और नायरा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। नायरा घुंघरू से ढेर सारी बातें करना चाहती थी, उससे ढेरों सवाल पूछना चाहती थी, उसकी अब तक की जिंदगी के बारे में जानना चाहती थी। उसने घुंघरू का हाथ पकड़कर पूछा, बताना घुंघरू, कैसे बीते ये साल? क्या क्या हुआ जिंदगी में? आज कैसी है जिंदगी और इस जिंदगी में कोई? नायरा अपनी बात पूरी कर पाती उसके पहले ही घुंघरू बोल पड़ी, सब कुछ एक ही दिन में जान लेगी क्या? अगली मुलाकात के लिए भी कुछ बचा कर रख। अगली बार आऊंगी तो सारी बातें बताऊंगी। आज की शाम पुरानी यादों के साथ ही गुजरने दे नायरा, अच्छा लग रहा है, घुंघरू ने उसके गले लगते कहा। नायरा भी उसे गले लगते हौले से मुस्कुरा दी। अब चलती हूँ यार, रात हो गई है, मुझे लेट हो जाएगा, घुंघरू ने उठते हुए कहा। खाना तो खाकर जाना। नायरा भी उठकर खड़ी हुई। अगली बार पक्का, अब तो एक ही शहर में हैं, घुंघरू अपना पस उठाते हुए कहा। घुंघरू गेट तक पहुंची ही थी कि नायरा जोर से चिल्ला उठी, घुंघरू रुक, तू ऐसे नहीं जा सकती। नायरा की ऐसी आवाज सुन घुंघरू उसे देखते पूछने लगी, क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? एक पल के लिए डर गई मैं। तभी नायरा झट से बोल पड़ी,
मैडम, अपना नंबर तो देती जाओ, पुराना नंबर बरसों से बंद जो किया है तुमने, नया वाला नंबर तो देती जाओ। घुंघरू मुस्कुराते हुए नंबर देने लगी। दोनों ने अपना मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया और घुंघरू अपने घर चली गई। घुंघरू के जाने के बाद नायरा ने गेट बंद कर दिया और सामान अनपैक करने लगी। उसने थोड़ा बहुत सामान अरेंज करके रखा और ऑफिस का बैग शेड्यूल कर अपने कमरे में चली गई। नायरा बिस्तर पर पसर गई। थकान उस पर हावी होने लगी और बिना डिनर किए ही वो नींद के आगोश में समा गई। घर आकर साहित्य ने पेंटिंग एक तरफ रखी और कैरी बैग से कपड़े निकालकर देखने लगा। कपड़े देखते देखते उसके दिमाग में रेवा की तस्वीर खींच गई और होठों से अपने आप ही निकला, नाइस गर्ल। वहां से नजर हटकर जब पेंटिंग पर गई तो नायरा का ख्याल उसके जहन में आया और अचानक ही मुंह से निकला, नौटंकी। साहित्य के चेहरे पर हल्की सी स्माइल तैर गई। साहित्य किचन में गया और अपने लिए कुछ बनाने लगा कि तभी नायरा का चेहरा आगे आया और वो इमेजिन करते बोलने लगा, क्या तुम आज भी वैसी की वैसी ही हो या फिर अकेले रहते सुधर गई? जिसका जवाब साहित्य खुद देते हुए कहा, नायरा और सुधार नामुमकिन चीज है, पर जाने क्यों जब मैंने तुम्हें कल देखा कहीं न कहीं लगा कि ये नायरा थोड़ी सी अलग है, वरना पहले की तो बाप रे झांसी की रानी, और मुस्कुराने लगा। अगले दिन मंगलवार था और इस दिन नायरा और साहित्य की फिर से मुलाकात होने वाली थी। जाने क्यों सुबह से ही साहित्य को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जिसका कारण उसकी समझ के परे था। साहित्य ऑफिस के लिए तैयार होते होते उसने शर्ट के बटन ऊपर नीचे लगा लिया, चाय बनाई तो शक्कर डालना भूल गया और जूते पहनना भूलकर चप्पल में ही ऑफिस के लिए निकल पड़ा। रास्ते में चप्पल की तरफ उसका ध्यान गया तो घर वापस लौटा। जूते पहनकर फिर से आईने के सामने खड़ा हुआ तो शर्ट के बटन पर नजर पड़ी। बटन ठीक करते करते वह खुद में ही बड़बड़ाया, क्या हो रहा है तुझे साहित्य, पागल हो गया है क्या? और ऑफिस के लिए निकल गया। कार में जाते साहित्य ने एफएम ऑन किया और एक गाना बजने लगा, जिससे सुनते ही उसके चेहरे स्माइल आ गया और दिमाग में नायरा का चेहरा तैर गया और वो गाना गुनगुनाने लगा। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई हुस्न, जनता की मूरत कोई हुस्न, जैसे निगाहों पे जादू कोई हुस्न, नगमा कोई हुस्न, खुशबू कोई हुस्न, जैसे महकती हुई चांदनी हुस्न, जैसे मचलती हुई रागिनी हुस्न की खिलता हुआ एक चमन हुस्न की सूरज की पहली किरण हुस्न हुआ दिलकश ओ दिलंशी संदली संदली मरमरी मरमरी हुस्न ए जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी आफरी तू भी देखे अगर तो कहे हमनशी आफरी आफरी। साहित्य गाने के साथ नायरा के ख्यालों में ड्राइव करते ऑफिस पहुंच गया। इधर नायरा का भी वही हाल था, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे चाय में शक्कर की जगह नमक भूल दिया था। क्या हो रहा है तुझे नायरा? आईने के सामने वह उल्टी कुर्ती पहने खड़ी थी और खुद से बड़बड़ा रही थी। कुर्ती सीधी पहनकर वह टोस्टर से टोस्ट निकालने किचन की तरफ भागी। टोस्ट जल चुके थे। उसने अपना सिर पीट लिया। उसने पिछली रात कुछ खाया नहीं था, इसलिए जोरों की भूख लगी थी उसे। जले हुए टोस्ट देखकर उसे मम्मा के हाथ के आलू के पराठे याद आने लगे, मगर यहाँ मम्मा के हाथ के पराठे उसे कहाँ मिलने थे। वह आंखें बंद कर मन ही मन आलू के पराठे के स्वाद की कल्पना करने लगी, मगर कल्पना में उसे 10 साल पहले का मोटा साहित्य मुंह में आलू के पराठे ठूंसता दिखाई पड़ा और उसके अपनी आंखें खोल दी। अपने सिर पर टिफली मारकर नायरा वापस बेडरूम में आए और कंधे पर बैग लटकाकर ये सोचते हुए ऑफिस जाने के लिए स्कूटी की चाबी उठा ली, ऑफिस कैंटीन में कुछ खा लूंगी। नायरा घर से बाहर निकल गई, ये ध्यान दिए बिना कि वह कंघी करना भूल गई है। दरवाजा लॉक कर वह नीचे पहुंची और अपनी स्कूटी गेट से बाहर निकालकर उसमें बैठ गई। वह स्कूटी स्टार्ट करने ही वाली थी कि अपने घर की बालकनी पर खड़ी दीपू उसे देखकर चिल्लाई, दी, ये काली घटाएं किस पर बरसाने का इरादा है? नायरा ने स्कूटी के शीशे में देखा और माथा पकड़ लिया कि वह उलझे बालों के साथ ऑफिस के लिए निकल पड़ी है। वह ऊपर दीपू की तरफ मुंह करके चिल्लाई, कंघी फेंकना दीपू। दीपू अंदर जाकर कंघी ले आए और नायरा की तरफ उछाल दी। कंघी कैच कर नायरा बोली, क्लिप भी फेंक देना, और पप्पी फेस बनाने लगी। दीपू सिर झटक कर फिर अंदर गई और क्लिप्स लेकर लौटी। क्लिप नायरा की तरफ उछाल कर वह रेलिंग पर टिककर उसे देखने लगी, जो क्लिप कैच कर स्कूटी पर बैठे बैठे ही अपने बाल बना रही थी। क्या हो गया है दी आज आपको? क्या सपने में थप्पड़ वाला साहित्य मेहता आ गया? नायरा का हाल देखकर दीपू शरारत में बोली। नायरा ने उसे घूर कर देखा। अब वो उसे क्या बताती कि साहित्य मेहता साक्षात उसके सामने आ चुका है और आज शाम तो वो उसके घर पधारने वाला है। उसने चुपचाप कंघी दीपू की तरफ फेंकी और स्कूटी स्टार्ट कर वहां से ऑफिस के लिए निकल गई। एपिसोड 19। ऑफिस जाकर नायरा सबसे पहले कैंटीन की ओर दौड़ पड़ी और अपने लिए एक चीज सैंडविच ऑर्डर कर दिया।
नायरा ने सिर्फ 10 मिनट में सारा चीज सैंडविच अकेले खत्म किया क्योंकि उससे जोरों की भूख लगी थी। फिर ऑफिस के अंदर आकर किसी तरह नायरा ने काम में दिल लगाया, पर रह रहकर उसे आज शाम साहित्य की घर आने की बात सता रही थी। नायरा अपने में ही मुस्कुराते हुई कहने लगी, पहली बार घर पे आ रहा है, क्या बनाऊं मैं उसके लिए। लैपटॉप पे काम करते नायरा बस साहित्य के बारे में ही सोच रही थी, तभी एकदम से चीखते हुए कहने लगी, भजिया बनाऊंगी, और हंसने लगी। नायरा को होश नहीं था कि वो इस वक्त ऑफिस में बैठी है और उसकी ये बात इतने जोर से कही थी कि आसपास बैठे सभी लोग नायरा की ओर हैरानी से देखने लगे, मानो पूछना चाहते हो कि क्या हुआ है तुम्हें। नायरा पास ही बैठी श्रेया उसे देख एक्साइटेड होते हुए पूछने लगी, क्या मैडम किसे भजिया खिलाने का प्लान बना रही हो, कोई चाय पे आने वाला है क्या। नायरा जो अपने ही ख्यालों में थी, झट से हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता। श्रेया नायरा का जवाब सुन हंसते हुए बोली, यानी मेरा गैस सही निकला, बोलना यार कौन है वो, हैंडसम है, क्या तू रेडी टू मिंगल वाला लाइन अपना रही है। अपने सवालों की बरसात श्रेया बरसाने लगी। तभी नायरा खुद से मन में कहने लगी, फंस गई नायरा, अगर किसी को भी पता चला तू एक लड़कों को चाय पे बुलाया है तो कल की मैगजीन में तेरी ही हेडलाइन होगी। रोनी सी सूरत बनाते नायरा श्रेया को देखने लगी। तभी फिर से श्रेया नायरा के हाथ को टैप करते पूछने लगी, कहाँ को गई, कौन है वो बताना। नायरा खुद को संभालते हुए श्रेया की ओर देख कहने लगी, कोई नहीं है यार, प्रिया को देखने जो लड़का आया था उसका कुछ सामान मेरे पास रह गया था, वो आज उसे लेने आ रहा है। श्रेया मुंह बनाते बोली, दत्त तेरी, मुझे लगा कि तेरा बॉयफ्रेंड होगा। और श्रेया अपनी बात कहने से पहले ही नायरा झट से बोल पड़ी, ऐसा कोई अभी तक बना नहीं जो नायरा का बॉयफ्रेंड बन सके, और घर पे मेहमान कोई आ रहा है उसकी कुछ तो खातिर करनी पड़ेगी ना। श्रेया फिर सिर हिलाते हुए अपने काम में लग गई और नायरा भी लैपटॉप पे कुछ टाइप करने लगी और काम में ध्यान लगाने लगी। इधर साहित्य के ऑफिस में साहित्य भी काम में मन लगाने की कोशिश कर रहा था। रह रह कर उसे बस शाम होने का इंतजार था। वो बार बार अपनी घड़ी देखता और काम करता। तभी अनमोल उसके केबिन में आ गया। साहित्य उसे देख मुस्कुराया और इंटरकॉम में कॉल कर 2 चाय ऑर्डर कर दिया। अनमोल साहित्य को और देख कहने लगा, आज रात मेरे घर पे बिरयानी पार्टी रखने का सोच रहा हूँ, तू आएगा ना। साहित्य अनमोल को देख आईब्रो राइज करते कहने लगा, आज नहीं यार, कुछ काम है, कल परसों रखते हैं ना, और अपनी घड़ी देखने लगा। अनमोल जो काफी वक्त से साहित्य को नोटिस कर रहा था, वो अजीब नजरों से उसे देख पूछने लगा, तुझे कहीं जाना है क्या। साहित्य झट से कहने लगा, हाँ आज उसके घर जाना है। अनमोल चौंकते हुए कहने लगा, किसके घर। तभी साहित्य को ख्याल आया कि वो क्या कह गया। फिर वो बात को संभालते हुए कहने लगा, वो पिया के बहन के घर मेरे सामान लाने जाने हैं। अनमोल ने झट से कहा, वो काली मोती भैंस उसके यहाँ। साहित्य अनमोल के मुंह से ये सुन थोड़ा हिचकिचाते हुए कहने लगा, अरे ऐसे बार बार किसी को ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता यार, क्योंकि वो सच नहीं बता सकता था कि आखिर वो कितनी खूबसूरत है। अनमोल साहित्य को रोकते हुए कहा, अरे तूने ही तो कहा था। तभी दूर पर चपरासी चाय की ट्रे लेकर खड़ा था और अंदर आकर टेबल पे चाय रखकर चला गया। साहित्य एक गहरी सांस लेकर बात को घुमाते कहने लगा, छोड़ना यार, चाय पीते हैं ठंडा हो जाएगा। वही अनमोल को आज साहित्य का बर्ताव कुछ बदला बदला सा लग रहा था, पर वो फिर कुछ कहे बिना चाय पीकर चला जाता है। नायरा और साहित्य दोनों ही अपने काम में मन लगाने की कोशिश कर रहे थे, मगर जब भी दोनों को आज की शाम की मुलाकात का ख्याल आता, वह बेचैनी फिर उन पर हावी होने लगती थी। शाम को नायरा ऑफिस से जल्दी घर लौट आए और घर की सफाई करने लगी। सफाई करते अपने में बड़बड़ाने लगी, उसे साफ सफाई पहले से पसंद है, अगर ये फैला हुआ घर देखेगा तो जरूर मुझे ताना मरेगा। मुंह बनाते हुए नायरा घर को ठीक से अरेंज करने लगी। साहित्य भी ऑफिस से जल्दी निकल गया। घर पहुंचकर फ्रेश होकर नई टी शर्ट और जीन्स पहनकर जब उसने खुद को आईने में निहारा तो उसके मुंह से झट ही निकल पड़ा, नॉट बैड साहित्य। उसने झटपट नायरा के पापा का कुर्ता पायजामा एक कैरी बैग में डाला। फिर वो कैरी बैग और पेंटिंग लेकर अपनी कार में नायरा के घर के लिए रवाना हो गया। मौसम धीरे धीरे अपना रंग बदल रहा था। आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते तेज बारिश शुरू हो गई। नायरा अपनी बालकनी में खड़ी चाय पीते पीते बारिश का नजारा ले रही थी। बारिश बढ़ते देख उसे लगने लगा कि साहित्य शायद ही आए। इतनी बारिश में अब वो क्या ही आएगा। नायरा का चेहरा उतर गया। बारिश काफी तेज हो रही थी, जिस वजह से उसे लगा आज साहित्य नहीं आएगा। नायरा खुद को चीयर अप करते कहने लगी, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, अच्छा है अगर वो नहीं आता है तो। वैसे भी कल के सफर की थकान नहीं उतरी है।
और आते ही घर की सफाई के वजह से पीठ में दर्द सा हो रहा है, थोड़ा आराम कर लूंगी। चाय खत्म करते तक वह मान चुकी थी कि ऐसे मौसम में साहित्य नहीं आने वाला। ये मानकर वह थोड़ी रिलैक्स भी हो चुकी थी। कुछ देर बालकनी में खड़ी रहकर बारिश के मौसम का मजा लेने लगी। कुछ देर बाद वह अंदर जाकर कप सेंटर टेबल पर रखकर पेट के बल सोफे पर लेट गई और दीपू को मैसेज टाइप करने लगी। पीठ में दर्द हो रहा है दीपू, आकर थोड़ी मालिश कर देना प्लीज प्लीज। मैसेज भेजने के बाद वह शॉर्ट वीडियो देखते देखते दीपू का इंतजार करने लगी। 10 मिनट बाद उसके घर के दरवाजे की घंटी बजी। जरूर दीपू होगी, नैना ने मन में सोचा और सोफे पर लेटे लेटे ही चिल्लाई, दरवाजा खुला है, अंदर आ जा। दरवाजा खुलने की आवाज उसके कानों से टकराई और वो लेटे लेटे ही म्यूजिक सुन रही थी और बिना देखे कहने लगी, एकदम राइट टाइम पर एंट्री हुई है तेरी मेरी जान। अब ये पीठ दर्द बिल्कुल सहा नहीं जा रहा। वहाँ टीवी कैबिनेट में पीठ दर्द का बाम रखा है, जरा अपने इन फौलादी हाथों से एक कड़क मसाज कर दे मेरी पीठ की कि बस चैना जाए। कहकर नायरा ने पीठ पर बिखरे बाल समेट कर आगे कर लिया और पीछे हाथ मोड़कर अपनी कुर्ती की जिप खोल दी। उसकी सुराहीदार गर्दन, नाजुक कंधे और सगे मरमरी पीठ झलक आई, जो काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा था। उसके पीठ पर बना हुआ कला तिल किसी नजर बट्टू का काम कर रहा था, मगर नजर बट्टू के बाद भी नायरा को नजर लग रही थी, क्योंकि मुंह फाड़े खड़े साहित्य की फटी फटी निगाहें वहीं जा अटकी हुई थी। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ था कि साहित्य को कुछ कहने या समझने का मौका ही नहीं मिला था। वो भूत की तरह खड़ा था। ये पहली बार था कि साहित्य ने अपनी जिंदगी में किसी लड़की को इस तरह देखा था और इस नज़र से उसकी सिट्टी पिटी गुल हो गई थी। साहित्य तो लड़कियों से कोसों दूर रहा करता था, जाने क्यों तकदीर ने उसके कई पहले एहसास नायरा के साथ ही लिखे थे। इस वक्त वो खड़े खड़े एक नए एहसास से दो चार हो रहा था। साहित्य के कदम जम से गए थे और नज़र भी सिर्फ नायरा की पीठ पर टिकी हुई थी। कायदे से उसे अपनी नज़रें फौरन हटा लेनी चाहिए थी और आम तौर पर वो वैसा ही करता, पर उस वक्त उसे क्या हो गया था वो खुद भी नहीं जानता था। उसके दिल में एक तरह की फीलिंग्स जाग रही थी। दीपू को अपने पास न आते देख और कुछ न कहते देख नायरा ने लेटे लेटे ही पीछे सिर घुमाकर कहा, कितनी सुस्त राम है तू दीपू। सिर घुमाते ही नायरा की सांस थम सी गई जब उसने वहां साहित्य को खड़ा पाया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। साहित्य को अपने पीछे खड़ा देखकर नायरा हड़बड़ाकर चीखते हुए सोफे से उठकर खड़ी हुई, तुम ये कैसे, मतलब। इस हड़बड़ाहट में उसकी कुर्ती की आर्म्स कंधे से नीचे फिसल गई और साहित्य की नज़र भी। कुर्ती संभाल कर नायरा बेडरूम की तरफ भागी और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे से टिककर उसने अपनी बढ़ी हुई सांसों को संभाला और अपनी कुर्ती ठीक कर जिप लगाई। उसे शर्म से कहीं डूब जाने का मन हो रहा था और शर्मसार हुए वह सोच रही थी, हे भगवान, कब से आकर खड़ा था ये यहाँ और मैं इसे दीपू समझ रही थी और क्या क्या कहे जा रही थी। ये क्या हो गया मुझसे, उसने देख लिया क्या? अब देख रहा था तो देखेगा ही। अपने सिर पर टिफली मारकर नायरा खुद में बड़बड़ाई, फिर होंठ चबाकर सोचने लगी, अब क्या करूं, कैसे जाऊं उसके सामने। है भगवान, ये क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, कैसे अपना मुंह दिखाऊं भगवान, किस सिचुएशन में फंस गई मैं। जाना तो पड़ेगा ना नायरा, उसने खुद को हिम्मत देते हुए कहा और धीरे से दरवाजा खोलकर अपना सिर बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगी और कमरे से बाहर निकल गई। साहित्य अब भी वही शौक में खड़ा था, मानो उसने दुनिया का नौवां अजूबा देख लिया हो। नायरा धीमे कदमों से साहित्य की ओर आ गई और अपनी नज़र नीची कर शर्म से हिचकिचाते हुए कहा, मुझे लगा था कि मेरे पड़ोस की दीपू आई है। इतनी बारिश में तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मुझे लगा शायद बारिश की वजह से तुम नहीं आओगे। टाइम दिया था तुमने अपना, तो आना ही था मुझे। साहित्य ने फर्श की तरफ देखते हुए जवाब दिया। वहां पर खामोशी पसार गई थी। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, लेकिन एक दूसरे से नजर नहीं मिला पा रहे थे। अब तक उतने ही पंक्चुअल हो तुम? नायरा ने धीरे से पूछा। कुछ आदतें कभी नहीं बदलती नायरा, साजन ने नजर उठाकर कहा। साहित्य के मुंह से अपना नाम सुन नायरा को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई और वो थोड़ा कंफर्टेबल होते हुए साहित्य को देखने लगी। नायरा ने फिर सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, आओ बैठो यहाँ। साहित्य ने अपने कपड़ों को देखा जो पूरी तरह भीग चुके थे और थोड़ा सा अटकते हुए कहने लगा, मेरे कपड़े भीगे हुए हैं। कार पार्क कर अंदर आते आते भीग गए। नायरा ने एक नज़र ऊपर से नीचे तक साहित्य को देखा, जिसके कपड़े पूरी तरीके से भीग चुके थे। बाप रे, बारिश इतनी तेज हो गई, नायरा ने चौंक कर कहा और बालकनी में चली गई।
बाहर सचमुच मूसलाधार बारिश हो रही थी। सामने का नजर अभी देख पाना मुश्किल हो रहा था। साहित्य भी नायरा के पीछे बालकनी में चला आया और नायरा से कहा, मेरे कपड़े दे दो, मैं जाता हूँ, घर जाना है। नहीं नहीं, ऐसी बारिश में कार चलाना बिल्कुल सेफ नहीं। बारिश कम हो जाए तब चले जाना तुम, रास्ता भी देख पाना मुश्किल है ऐसी बारिश में, कैसे जा सकते हो तुम? नायरा ने पलटकर साहित्य से कहा। साहित्य ने अपने भीगे हुए कपड़ों को देखा। नायरा की नज़र भी उसके भीगे हुए कपड़ों पर ही थी। साहित्य ने सोचा नहीं था कि उसकी नई टी शर्ट और जीन्स पर जब नायरा की नज़र पड़ेगी तो वे इस हाल में होंगे। नायरा पर अपनी इम्प्रेशन झाड़ने के लिए उसने जो इतनी मगजमारी की था, सब बेकार चली गई थी। कपड़े बदल लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी और तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी कपड़े तो पड़े ही हैं यहाँ तुम्हारे, बस उसमें ऐसी टैग नहीं लगी है। नायरा ने मुस्कुराकर कहा। उसकी नज़र साहित्य की जीन्स की जेब के पास झूलते टैग पर थी, जिसे जल्दबाजी के चक्कर में साहित्य निकालना भूल गया था। साहित्य की नज़र जब टैग पर पड़ी तो एम्बेरस होकर उसने उसे अपनी मुट्ठी भी भींच लिया और नायरा से हकलाते हुए पूछा, कहाँ चेंज करूं? आओ इस तरफ, कहकर नायरा बेडरूम की तरफ बढ़ गई। साहित्य ने एक हाथ में पकड़ी पैक की हुई पेंटिंग को एक दीवार से सटाकर नीचे रख दिया और नायरा ने पीछे पीछे बेडरूम में चला गया। नायरा ने साहित्य के हाथ में टॉवल और कपड़े देकर बाथरूम की तरफ इशारा कर दिया। साहित्य ने साथ लाया कैरी बैग बेड पर रखा और नायरा से टॉवल और कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया। चेंज करके जब वह बाहर आया तो नायरा बेडरूम में नहीं थी। उसने नायरा के बेडरूम का नज़ारा लिया। सारी चीज़ें करीने से रखी हुई थीं। सुधर गई हो तुम, साहित्य हल्की सी स्माइल के साथ बुदबुदाया और बेडरूम से बाहर आ गया। एपिसोड 20। बेडरूम के बेड के साइड टेबल पर नायरा की एक फ़ोटो रखी हुई थी, जिसमें उसने एक खूबसूरत सा साड़ी पहने, हाथ में चूड़ियाँ, मांग टीका, वो किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। साहित्य की नज़र जैसी ही उस फोटो पे पड़ी, उसकी सांसें थम सी गई, क्योंकि उसने नायरा को पहली बार साड़ी में देखा था। भले तस्वीर ही क्यों न हो, पर नायरा बेहद प्यारी और क्यूट लग रही थी। साहित्य की आंखें जैसे उस तस्वीर से हट ही नहीं रही थी। उसके चेहरे पर प्यारी से स्माइल तैर गई, मानो जैसे वो तस्वीर सीधे उसके दिल में उतर गया हो। साहित्य नायरा की तस्वीर को हाथ में लिए अपने आप से मुस्कुराते हुए कहने लगा, कैसी झल्ली सी हुआ करती थी तुम, और इसमें जैसे किसी परी की तरह लग रही हो। पर तुम्हारी खूबसूरती सिर्फ बढ़ती गई है इतने सालों में। एक नज़र उस तस्वीर को देख जैसे ही वो नाइट स्टैंड पे रखने को गया, तभी झट से दरवाजा खुल गया, जिससे साहित्य हड़बड़ा गया, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। नायरा ने झट से दरवाजा खोला था, जिससे साहित्य हड़बड़ा गया और नैर की तस्वीर उसके हाथ में थी। नायरा ने जब ये नोटिस किया तो उसने साहित्य से कहा, ये पिक्चर मेरी कॉलेज की कल्चरल डे की है, और रूम के अंदर आ गई। साहित्य के एक्सप्रेशन से साफ पता चलता था नायरा ने साहित्य के बिना पूछे ही उसके सवालों के जवाब दे दिया हो। साहित्य उस तस्वीर को फिर से अपनी जगह रखते कहने लगा, किसी दुल्हन की तरह लग रही हो तुम, खूबसूरत। साहित्य के मुंह से अपने लिए ऐसी तारीफ सुन नायरा के होश उड़ गए और फिर हिचकिचाते बोली, वो बस ऐसे ही खींचवा लिया था। पर तभी साहित्य झट से नायरा को देखकर कहने लगा, साड़ी में तुम बहुत प्यारी लगती हो। नायरा का तो अब मुंह खुला का खुला ही रह गया, क्योंकि साहित्य जिसने हमेशा उसे ताने देता था, उसने आज तारीफ पे तारीफ कर दिया था। नायरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, और हड़बड़ी में कहने लगी, भजिया बनाया है। साहित्य उसे ऐसे देख रहा था मानो वो क्या कही जा रही है। नायरा रूम से चली गई और जाते जाते खुद को कोसने लगी, क्या पागलों जैसी बात कर रही थी, थैंक यू तो बोल सकती थी ना में। और किचन में चली गई। साहित्य भी उसको जाता देख मन में कहने लगा, आज भी सुधरी नहीं है ये, थैंक यू तक बोलना नहीं सीखा इसने, पागल। और मुस्कुराते हुए रूम से निकल गया। किचन की तरफ आते दरवाजे से उसने देखा कि नायरा पकोड़े भाजिया तल रही थी और उसका सारा ध्यान बस पकोड़ों में था। साहित्य बस उसे गौर से देख रहा था, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, जिससे शायद साहित्य खुद भी नोटिस नहीं किया था। नायरा चाय छान रही है। नायरा ने भी उसके कदमों की आहट सुन ली थी। बिना पलटे ही उसने पूछा, चीनी कितने चम्मच लोगे? 2 चम्मच, साजन ने जवाब दिया और बालकनी की तरफ चला गया। वहां खड़े होकर वह बाहर देखने लगा। बारिश जैसी आज अपने ही कहर में थी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद नायरा वहां आए और साहित्य की तरफ चाय का कप और पकोड़े बढ़ाकर बोली, लो अदरक वाली चाय और आलू प्याज के पकोड़े। कप हाथ में थामकर साजन ने वहीं खड़े खड़े एक सिप ली और पकोड़े को टेस्ट करते नायरा को देखकर कहने लगा, ये पकोड़े काफी टेस्टी है, खाना बना सीख गई हो तुम,
और चाय भी बिल्कुल परफेक्ट और अच्छी बनी है। वरना पहले तो साहित्य अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि नायरा की बड़ी बड़ी घूरती आंखों की वजह से वो आंखें उस वक्त वैसी ही लग रही थी जैसे 10 साल पहले लगा करती थी। वही भाव थे उन आंखों में, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी सी अकड़। पहले भी मैं अच्छी ही चाय बनाती थी समझे, नायरा ने मुंह बनाकर कहा। तो साहित्य हौले से मुस्कुरा दिया और नजर चाय पर जमाते हुए बोला, नहीं, पहले तो तुम बहुत अच्छी बनाती थी। नायरा समझ गई कि ये उस पर टांट था, ताने मारना सीख गया है ये तो। नायरा होठों ही होठों में बड़बड़ाने लगी। फिर दोनों ही बाहर की बारिश का मजा लेते चाय पकौड़ी पे कंसंट्रेट करने लगे। पकोड़े खाते खाते नायरा की नज़र दीवार से सटी रैप की हुई पेंटिंग पर पड़ी जो साहित्य अपने साथ लेकर आया था। नायरा ने पेंटिंग की तरफ इशारा करके पूछा, वो उसमें क्या है? नायरा के इशारे की तरफ साहित्य देख चाय का आखिरी सिप लेकर अंदर की ओर चला गया। नायरा भी उसके पीछे ही आ रही थी। तुम्हारे लिए ही लाया था, साहित्य ने कहा। कप सेंटर टेबल पर रखकर साहित्य ने पेंटिंग हाथ में उठा ली। साहित्य की बात सुन नायरा थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई पर अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी क्योंकि गिफ्ट्स किसे नहीं पसंद है ना। साहित्य ने पेंटिंग नायरा की तरफ बढ़ा दी। ये तुम मेरे लिए लाए हो? नायरा हैरान होकर पूछने लगी और पेंटिंग हाथ में ले लिया। हाँ, खाली हाथ किसी के घर जाना ठीक नहीं, वो भी पहली बार जा रहे हो तो, साहित्य ने अपनी सफाई देते हुए कहा। ये बात थी तो केला, सेब, अंगूर, चॉकलेट्स ले आते, नायरा ने फटाक से कह दिया। और साहित्य बस नायरा का मुंह देखता रह गया। उसे अनमोल कही हुई बात याद आने लगी। केला, सेब, अंगूर ले जाओ और क्या ले जाएगा? क्या है इसमें? नायरा ने उलट पलट कर रैप की हुई पेंटिंग देखने लगी। साहित्य फिर अपने हाथ बांध हल्का मुस्कुराते हुए कहा, तुम खुद देख लो। साहित्य का इतना कहने की ही देर थी कि नायरा ने रैपर फाड़ दिया। नायरा की नज़र पेंटिंग पर पड़ी तो वह चौंक कर बोली, ये क्या है? अब इसका क्या करूं? केला, सेब, अंगूर लाते तो कम से कम खा लेती। नायरा का इस तरह का रिएक्शन देखकर साहित्य का मुंह बुरी तरह बन गया क्योंकि उसने वो पेंटिंग अपनी और नायरा की यादों से जुड़ी मोमेंट के जैसे सोचकर खरीदा था। खाने के सिवा अब भी इसे कुछ नहीं सूझता। पहले भी पेटू थी और भी बिल्कुल वैसी ही है, पेटू कहीं की, साहित्य ने मन ही मन कहा। फिर अपना मुंह लटकाकर हाथ आगे बढ़ा दिया। पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, दो, वापस ले जाता हूँ। नैना पेंटिंग पीछे खींचकर बोली, नहीं नहीं, अब लाए हो तो रख लेती हूँ, पर कहाँ लगाऊं? कहते वो इधर उधर देखने लगी। अब साहित्य इसका क्या जवाब देता? वो भी इधर उधर देखने लगा। नायरा कुछ देर यह वहाँ देखकर सोचते कहा, हाँ, बेडरूम में लगा देती हूँ। नायरा ने चुटकी बजाकर चहकते हुए बोली और दौड़कर बेडरूम के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई। वह बेड से सटी खाली दीवार की तरफ इशारा कर साहित्य को देखकर कहने लगी, वो वहाँ अच्छी लगेगी ना? नायरा की बात सुनकर साहित्य भी बेडरूम के दरवाजे के पास आया और वहां से बेड से सटी खाली दीवार को देखकर बोला, हाँ, वहां पर अच्छी लगेगी, तो फिर जल्दी से लगा दो। नायरा ने झट से पेंटिंग साहित्य की ओर करते कहा, क्या मैं लगा दूं? साहित्य ने चौंक कर नायरा को देखते हुए कहा, हाँ, और कौन, अब तुम लाए हो तो लगा ही दो। कंधे उचकाकर नायरा लापरवाही से बोली। साहित्य सिर झुकाकर सोचने लगा, ये तो मुझे अपना नौकर ही समझने लगी। इतनी मगजमारी करके, पैसे खर्च करके इसके लिए पेंटिंग लाया। तारीफ करना तो छोड़ो, एक थैंक्स भी नहीं कहा इसने और अब मुझे नौकर बनाकर पेंटिंग लगवा रही है। इससे अच्छा तो केला, सेब, अंगूर ही ले आता इस पेटू के लिए। थोड़ा मैं भी खा लेता, मगर क्या ये मुझे खाने देती पेटू कहीं की? साहित्य को अपने ही ख्यालों में गुम देखकर नायरा उसके चेहरे के पास हाथ फिरते हुए कहने लगी, ओह हेलो, क्या सोच रहे हो? लो पकड़ो इसे, मैं हथौड़ा और कील लेकर आती हूँ। उसने पेंटिंग साहित्य को थमा दिया। साहित्य बस उसे देखता ही रह गया। नायरा ड्राइंग रूम के टीवी कैबिनेट के पास गई और ड्रॉवर से हथौड़ा और कील निकालकर साहित्य के पास ले आई। साहित्य की तरफ हथौड़ा और कील बढ़ाकर वो कहने लगी, लो और शुरू हो जाओ अपने काम पर। साहित्य को नायरा की ऐसे बातें सुन उसका मन हुआ कि हथौड़ा लेकर वो ही अपने सिर पर मार ले। साहित्य ने नायरा को इशारा किया कि उसके हाथ में पेंटिंग है। नायरा ने जीभ काटकर हाथ पीछे खींच लिए। साहित्य बेडरूम में गया और बेड पर चढ़कर पेंटिंग दीवार से लगाकर बोला, ये देखो, यहाँ ठीक रहेगी कि? अब नहीं, थोड़ा और ऊपर। नायरा ने थोड़ा ऊपर इशारा करते हुए कहा। वहां तक मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा, साहित्य ने पलटकर कहा।
अरे मैं हूं ना, नायरा ने चहक कर कहा। तो तुम्हारी पीठ पर चढ़कर पेंटिंग लगाऊं मैं? साहित्य ने अपनी आईब्रो राइज करते कहा। साहित्य की ऐसी बातें सुन नायरा का मुंह बुरी तरह से बन गया। वो खुद से बड़बड़ते बोली, इंजीनियरिंग के साथ साथ ताना मारने का भी कोचिंग लिया था क्या इसने? फिर साहित्य की ओर घूरते हुए उसी के जैसा जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, विक्रम बेताल का एपिसोड बनाने का शौक नहीं है मुझे। स्टूल है मेरे पास, उस पर चढ़कर तुम्हारा हाथ वहां तक आराम से पहुंच जाएगा, ठीक है? नैना कमर पर हाथ रखकर कहा और फिर स्टूल लेने चली गई। साजन पेंटिंग एक साइड रखकर उसे जाते हुए देखता रहा और मन में कहा, आज भी वैसी ही नक चढ़ी कही कि जरा सा कुछ बोली मैडम को तो गुस्से में फूट जाती है। और हल्का मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों के सामने 10 साल पहले की नायरा थी जो बात बात पर उसे लड़ा करती थी, उसे तंग किया करती थी। कुछ देर में नायरा प्लास्टिक की एक स्टूल के साथ हाजिर थी। साहित्य ने स्टूल बेड पर रखा और उस पर चढ़ने लगा, मगर उसके एक पैर रखते ही स्टूल डगमगा गया। साहित्य ने स्टूल पर रखा पैर नीचे खींचकर नायरा से कहा, ये स्टूल डगमगा रहा है, मैं गिर जाऊंगा, ये स्ट्रैंग नहीं है। अरे मैं हूं ना, नायरा बेड पर चढ़कर स्टूल पकड़कर बोली, अब तुम बिंदास चढ़ जाओ, मेरे होते तुम गिर ही नहीं सकते। नायरा ने ये बात काफी अकड़ से कही थी। साहित्य नायरा को देखकर मन ही मन कहने लगा, तुम हो इसी बात का तो डर है मुझे, और स्टूल की ओर देखने लगा। साहित्य को नायरा पर पूरा भरोसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी मन मारकर वो स्टूल पर चढ़ गया और दीवार पर कील ठोंकने लगा। कील ठोंककर साहित्य ने नायरा की तरफ देखकर हथौड़ा बढ़ाया। नायरा ने एक हाथ से हथौड़ा लिया और उसे किनारे रखकर उसी हाथ से पेंटिंग उठाकर साहित्य को दे दिया। साहित्य ने पेंटिंग लेकर अच्छे से दीवार पर लगा दिया। नॉट बैड। तस्वीर को एक नज़र देखकर साहित्य हाथ झाड़ते हुए वह नीचे उतरने के लिए पलटा, मगर उसी वक्त नायरा का मोबाइल पर किसका कॉल आने लगा। नायरा झट से स्टूल छोड़कर वो मोबाइल देखने लगी। उसके स्टूल छोड़ते ही स्टूल का बैलेंस बिगड़ा और साहित्य खुद को संभालते संभालते गिर पड़ा। नायरा के ऊपर किसी को कुछ समझ आता, तभी फिर से नायरा का मोबाइल बज रहा था। उसकी रिंगटोन की आवाज़ वहां गूंज रही थी। हम तो चले थे दोस्त बनकर, जाने कहा दिल मिल गए, दिल जहां हम वहां, ऐसा मंजर। और कहा, हम तो चले थे दोस्त बनकर, जाने कहा दिल मिल गए। साहित्य और नायरा की मानो सांसें ही थम गई थी। वो बस एक दूसरे को ही देख रहे और बैकग्राउंड में नायरा का रिंगटोन गूंज रहा। एक परफेक्ट मोमेंट इसे कहा जा सकता था। दोनों की धड़कनें शोर कर रही थी। बेड पर गिरी नायरा ने तिरछी नज़र से साहित्य को देखा, जिसके गीले बाल उसके गोरे मुलायम गालों को छूकर सुर्ख किए जा रहे थे और साहित्य की सांसें उसके गले से टकराकर एक सिरहन सी पैदा कर रही थी। लड़कियों को बला समझकर अब तक दूर भागता रहा साहित्य, पर उस वक्त नायरा जैसी खूबसूरत बला के नर्म मखमली एहसास में साहित्य खुद को जकड़ा हुआ पा रहा था। उसकी सांसें थम सी गई थी, जैसे मानो वो कहीं खो गया वो, या फिर नायरा की आंखों में ही खो गया था। साहित्य की आंखें अपने आप ही बंद हो चुकी थी और वो उस एहसास के समुंदर में डूब गया था जो उस वक्त उसकी नसों में दौड़ रहा था। उसे क्या हो रहा था वो खुद नहीं जानता था। नायरा को अब साहित्य का भारी शरीर सहा नहीं जा रहा था। हटो मेरे ऊपर से, नायरा ने कसमसाते हुए साहित्य को धक्का दिया। साहित्य मानो उसके धक्का देने से होश में आया हो। सिर उठाकर उसने नायरा को देखा। उसकी नज़र नायरा के चेहरे पर थी और उसका मुंह फूला हुआ था। वो तो तुम अब मोटू नहीं रहे, नहीं तो मेरा कचूमर निकल जाता और तब मैं तुम्हें जान से मार डालती, समझे? नायरा गुस्से में खुद को संभालते हुए बोली। नायरा की ऐसे बातें सुनकर और उसका वो लाल चेहरा देखकर साहित्य के होठों पर हंसी थिरक गई। उसने नायरा की आंखों में झांककर मजाकिया अंदाज में कहा, तो अब तुम मुझे जान से नहीं मारोगी? मानो साहित्य नायरा को चिढ़ा रहा हो। नायरा ने नजरें अपने आप ही झुका ली। नायरा का गाल अब किसी कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। वो ब्लश कर रही थी। साहित्य की बातें सुनकर उसकी हालत ही खराब हो गई थी। साहित्य उस गुलाब से चेहरे पर से नजर नहीं हटा पाया। इस वक्त उस चेहरे की कशिश उसे बांध रही थी, जिसे वो जिंदगी में शायद कभी देखना नहीं चाहता था। नायरा के चेहरे पर उसकी लटें आ रही थी। साहित्य ने अपनी उंगली से नायरा के लटों को कान के पीछे कर दिया। क्या देख रहे हो तुम ऐसे, और क्या कर रहे हो ये? नायरा ने नजरें झुकाए हुए ही पूछा। तुम्हारा चेहरा, साहित्य ने सपाट तरीके से जवाब दिया। इस चेहरे को तुम कभी नहीं देखना चाहते थे, भूल गए क्या तुमने क्या कहा था? कहते हुए नायरा ने अपनी नजरें उठाकर साहित्य को देखने लगी। नायरा की नज़र साहित्य की नज़र से टकराए।
साहित्य को उन नजरों में एक सवाल नजर आ रहा था, क्या हो रहा है तुम्हें साहित्य? साहित्य ने खुद को संभाल कर उठते हुए कहने लगा, अब तुम मेरे सामने रहोगी तो अपनी आंखें बंद करके तो नहीं रह सकता हूं मैं। वह उठकर बैठ चुका था। नायरा भी उठकर बैठ गई। दोनों बहुत एम्बारस्ड फील कर रहे थे, पहले नायरा का पीठ का किस्सा और अब ये दोनों को थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था। नायरा फिर साहित्य को देखते हुए रूम की खामोशी को तोड़ते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं था ना कि प्या मेरी बहन है, वरना तुम उसे देखने कभी नहीं आते, है ना? नायरा ने बात बेहद संजीदगी और धीरे से कहा। साहित्य नायरा की ओर देख उसकी आंखों में देखते कहा, हाँ, और शायद तुम्हें भी पता नहीं था कि मैं तुम्हारी बहन को देखने में आ रहा हूँ। हाँ, नहीं पता था, नहीं तो मैं पहले ही मना कर देती। नायरा ने सीधी अपनी बात रख दिया। क्यों? तुम क्यों मना करती मुझे? मैं तुम्हें देखने थोड़ी ही आ रहा था। साहित्य ने नायरा की आंखों में झांककर भौहें उचकाते हुए कहा। नायरा एक पल को सकपका गई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। फिर खुद को संभल कर वो बोली, प्या मेरी बहन है, ये जानकर उससे शादी कर सकते हो तुम। उससे न मिला होता और पता चलता कि वो तुम्हारी बहन है तो शायद मना कर देता, पर मिलने के बाद, साहित्य कुछ सोचते हुए कहा। साहित्य की ये बात सुन नायरा की आंखें बड़ी हो गई और पूछने लगी, तुम्हें प्या पसंद आ गई? तुम्हारी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है क्या? नायरा हैरान होकर साहित्य पर सवाल तान दिया। क्या है साहित्य के मन में नायरा के लिए फीलिंग्स? क्या साहित्य प्या से शादी के लिए है तैयार? तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।